नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर उषा व्यास, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। मैं आपको बीए तृतीय वर्ष इतिहास के दूसरे पेपर समसामयिक भारत का जो आपका प्रथम अध्याय है, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जो हम बिंदु हैं जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के रूप में परिगणित करते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। आज के इस अध्याय में हम सबसे स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के रूप में जिन तत्वों को लेंगे उनमें है अहिंसा और लोकतंत्र और आत्मनिर्भरता। इन तीन महत्वपूर्ण तत्वों को हम लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन की क्या प्रस्तावना रही। 1947 में भारत की स्वतंत्रता विश्व इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसे हम एक क्रांति भी कह सकते हैं। इसके साथ ही भारत के नवनिर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो भी हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और दार्शनिक मूल्य विकसित हुए, वे ही भविष्य में भारत के भविष्य के निर्धारण का आधार बने। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ऐसी अनेक प्रवृत्तियाँ, ऐसे अनेक मूल्य हमें दिखाई देते हैं जो भविष्य में आगे चलकर हमें स्वतंत्रता की विरासत के रूप में प्राप्त होते हैं। अतः आज़ादी की लड़ाई के दौरान निर्मित राष्ट्रीय मूल्यों को स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के रूप में देखना आवश्यक हो जाता है। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय विरोध और प्रतिरोध का एक बहुत लंबा इतिहास है। प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र इसे विश्व का सबसे लंबा जन आंदोलन बताते हैं। विशेषकर 1919 के पश्चात इस जन आंदोलन का निर्माण इस धारणा के आसपास हुआ कि आम जनता को राजनीति और उनके अपने मुक्ति प्रयासों में स्वयं सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ये जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, भारतीय जनता के एक विशाल हिस्से को राजनीतिक गतिविधि के अंदर खींचने, सक्रिय करने और राजनीतिक शिक्षा देने में सफल हुआ। भारत का ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है, इसका जो हम ये देखते हैं कि प्रारंभ कब से हुआ, तो इसके प्रारंभ के लिए कुछ लोग कहते हैं कि जब से भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई तभी से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो गया। लेकिन जब हम संगठित राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो उसके लिए हम जो कांग्रेस की स्थापना के समय से इसका प्रारंभ मान सकते हैं। इसकी पूर्व पीठिका तैयार की हमारे यहाँ जो 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने, विशेषकर आर्य समाज द्वारा स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी आदि पर जोर दिए जाने से जो आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना विकसित हुई, उसने इस राष्ट्रवाद के विचार में विशेष योगदान दिया। और कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई, उसके बाद तो भारत में संगठित राष्ट्रवाद का हम लोग प्रारंभ मान ही सकते हैं। छात्रों, भारतीय राष्ट्रवाद जो है उसके विभिन्न सोपान जब हम स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन करते हैं, जो कि आपके पहले पेपर का विषय है, उसमें आप लोग देखेंगे विभिन्न कालखंडों में हमने स्वतंत्रता आंदोलन को बांटा है। इसमें 1885 से 1905 तक का जो समय है वो उदारवादी काल के नाम से जाना जाता है।
1905 से गांधी जी के आगमन तक का जो भारतीय राजनीति का समय है वो उग्रवादी आंदोलन का समय है। 1919 में इसमें गांधी जी का उदय होता है भारतीय राजनीति में, और गांधी जी का उदय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने में सफल रहता है। गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार सत्याग्रह का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हुआ। जब अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट बनाया तो रॉलेट एक्ट का जो विरोध हुआ था और उसमें जो प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज़ों ने एक शांत सभा पर गोलियां बरसाई थी, तो इससे जो उपजा असंतोष था उसने सर्वप्रथम भारत में एक व्यापक जन आंदोलन की नींव रखी। यह जन आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में संगठित था, पूर्णतः अहिंसात्मक था और इतने बड़े जन समूह को सम्मिलित होने के कारण अहिंसक आंदोलन की जो व्यापकता थी वो उल्लेखनीय थी। अधिसंख्य भारतीय मतलब भारतीय जो है बहुत हमारी जो अधिकांश जनसंख्या थी, चूँकि विदेशी शासक मुट्ठी भर थे, उन मुट्ठी भर शासकों के विरोध में जब भारत की एक बड़ी जनसंख्या ने जो विरोध किया वो प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ विरोध किया। तो अभी तक जो आंदोलन बुद्धिजीवियों तक सीमित था वह गांधी के नेतृत्व में आम जनता तक फैल गया। चूँकि हम इसे मानते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। हालांकि इस काल में और भी अनेक विचारधाराएं थी और भी अनेक समूह थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत थे, जिनमें क्रांतिकारी संगठन थे, लेकिन उनमें कुछ मुट्ठी भर लोग ही सम्मिलित थे। जबकि गांधी जी के नेतृत्व में आम जनता, वह जनता जिसको कि राजनीति की बात सीधे सीधे समझ में नहीं आती, वह भी इसमें सम्मिलित थी। तो इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति का श्रेय हम गांधी और उनके अहिंसा के हथियार को देते हैं। अतः जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का उल्लेख करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है अहिंसा और सत्याग्रह के मूल्यों की। अब हम देखते हैं अहिंसा का क्या सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य रहा जो कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान विकसित हुआ। इस पर फिर हम देखेंगे क्रमशः गांधी जी के विचार। ऐसा नहीं है कि अहिंसा कोई नवीन अवधारणा थी जिसे कि गांधी ने जन्म दिया। अहिंसा अति प्राचीनतम काल से भारतीय संस्कृति का अंग है। विशेषकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में ही जन्मे धर्म जैन और बौद्ध धर्म, उन दोनों धर्मों में ही अहिंसा को एक बहुत महत्वपूर्ण आधार माना गया है। गांधी जी ने भारतीय धर्म और दर्शन के इस प्रमुख तत्व अहिंसा को आज़ादी की लड़ाई का एक हथियार बना लिया। उनके अनुसार अहिंसा जो है सत्य की प्राप्ति का एक मार्ग थी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, क्योंकि उनके लिए ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर था, और ईश्वर की प्राप्ति जो है अहिंसात्मक तरीके से ही संभव है। गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज़ एक सर्वशक्तिमान सत्ता है जिसके विरुद्ध हिंसात्मक तरीके से लड़कर जीतना संभव नहीं है, या वो उसकी सफलता को संदिग्ध मानते थे। उन्होंने अहिंसा को ही अपने संघर्ष का आधार बनाया
विश्व इतिहास में हमें हिंसात्मक साधनों से क्रांतियों की सफलता का अनेक दृष्टांत मिलते हैं। जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1776 में हुआ था, 1789 में हुई फ्रांस की राज्य क्रांति, रूसी क्रांति, इन सभी में हिंसात्मक उपायों का सहारा लिया गया था। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पहला प्रयास था जब अहिंसा के द्वारा आज़ादी प्राप्त करने की योजना बनाई गई थी। अहिंसा के सिद्धांत को गांधी जी ने राजनीतिक और राष्ट्रीय जीवन में लागू करने का प्रयास किया। चूँकि गांधी जी इसे एक दूसरे के पूरक मानते थे, अतः गांधी जी के अनुसार सत्य जो है उसका शाब्दिक अर्थ है सच, और उन्होंने सत्य का प्रयोग व्यापक रूप में किया। सत्य को ही वो जीवन का प्राण मानते थे और इसी सत्य की खोज ने गांधी जी को अहिंसा के सिद्धांत को दृढ़ता से अपनाने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी इसको एक कोरा सिद्धांत या आदर्श नहीं मानते थे, बल्कि वो ये मानते थे कि एक व्यवहारिक ज्ञान है जिसको मनुष्य अपने जीवन में अपना सकता है। इसी बात पर बल देते हुए उन्होंने कहा था यह कोई जड़ सिद्धांत नहीं है बल्कि एक व्यवहारिक सिद्धांत है, लेकिन इसका पालन करने के लिए मनुष्य को संयम आवश्यक है। वे इसे कायरों का हथियार नहीं मानकर वीरों का आभूषण मानते थे। वो मानते थे कि जिस व्यक्ति के पास हथियार है हम उसे कायर कह सकते हैं, क्योंकि हथियार रखना कोई वीरता का लक्षण नहीं है, बल्कि यह आपके मन में डर का होना जाहिर करता है। उनका ये कहना था कि यदि किसी परिस्थिति में हिंसा और कायरता दोनों में से एक को चुनना पड़े तो वे हिंसा को चुनेंगे, कायरता को नहीं। कमज़ोर की अहिंसा को वे अहिंसा नहीं मानते थे, बल्कि ऐसी परिस्थिति में यदि उन्हें कहा जाए तो वे उनका मानना था कि निसहाय बनकर अहिंसा की आड़ नहीं लेनी चाहिए, ये बल्कि कायरता है। चूँकि गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा ने स्वतंत्रता आंदोलन में निर्णायक भूमिका रही, अतः स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत के राजनीतिक मूल्यों का अहिंसा महत्वपूर्ण अंग बनकर उभरी। अहिंसा का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत सत्याग्रह को प्रमुखता दी गई। इसके अंतर्गत चूँकि राज्य जो है हमेशा ही उसका स्वरूप हिंसात्मक रहेगा, राज्य की पुलिस, फौज और प्रशासनिक अधिकारी इन सब से संयुक्त होने के कारण राज्य का जो स्वरूप है वो हिंसात्मक हो जाता है, और इस हिंसात्मक स्वरूप के विरुद्ध अहिंसा के शस्त्र से लड़ा जाना संभव है। और इस अहिंसा के हथियार हैं शांतिपूर्ण हड़ताल, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, समाचार पत्रों में लेख लिखना, ये सब जो है अहिंसा के महत्वपूर्ण साधन हैं। इसके और भी जो आगे अगले चरण के इसके हथियार हैं धरना देना, अनशन बैठना, अंतिम मतलब इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार जो है वो आमरण अनशन जैसे हथियार हैं जो कि अहिंसा के विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। इन सब का सहारा उन लोगों ने भी लिया जिनका कि गांधीवाद के सिद्धांत में कोई भरोसा नहीं है।
इस तरह से अहिंसा के दर्शन को स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विरासत को हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात लोकतंत्र की स्थापना में भी अहिंसा के सिद्धांत का उपयोग किया गया। राज्य जिसे कि शक्ति और हिंसा का प्रतीक माना गया है, उसे अधिक से अधिक लोकतांत्रिक बनाकर अहिंसात्मक बनाया जा सकता है। अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित है। इस तरह गांधी जी के नेतृत्व में जिस अहिंसा के सिद्धांत का स्वतंत्रता आंदोलन में उपयोग हुआ, उससे हम यह तो मान ही सकते हैं कि अहिंसा की स्वीकृति मानव जीवन में बढ़ी है। अहिंसा की ओर आम जनता की जागृति बढ़ी है और यह मानव कल्याण का जो है एक महत्वपूर्ण दर्शन बन गया है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में लोकतंत्र और आत्मनिर्भरता जो है ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व बनकर आया। चूँकि प्रजातांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए ही स्वतंत्रता संघर्ष अस्तित्व में आया, अतः प्रारंभ से ही कांग्रेस ने जनप्रतिनिधि संस्थाओं के भारत में स्थापना और उनके विस्तार की वकालत की। स्वयं कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली थी प्रजातांत्रिक सिद्धांतों और व्यवहार द्वारा संचालित थी। कांग्रेस में अधिकांश निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। इसीलिए कांग्रेस ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जो राज्य व्यवस्था विकसित की गई वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था विकसित की गई। अतः स्वतंत्रता आंदोलन 1909 के अधिनियम से लेकर 1935 के अधिनियम तक जो भी भारत में संवैधानिक विकास हुआ एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना हुई, उसका श्रेय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए संघर्ष को दिया जा सकता है। अतः स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रजातांत्रिक मूल्यों का भी भारी विकास हुआ। नागरिक अधिकार का मुद्दा भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था। नागरिकों को लिखने बोलने की आज़ादी, इसे संवैधानिक अधिकार स्वतंत्रता के पश्चात प्रदान किया गया। गांधी ने भी समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक तत्व बताया था। अतः नागरिक अधिकारों, लिखने और बोलने की आज़ादी, ये सभी प्रजातंत्र और नागरिक अधिकार ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन की देन कहे जा सकते हैं। आत्मनिर्भरता को भी स्वतंत्रता आंदोलन का यदि हम मूल मंत्र कहें तो कोई बहुत ज़्यादा बढ़ी चढ़ी बात नहीं होगी। स्वदेशी यानी अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाए, ये एक नारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया गया था। इसका उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था का उन्नयन, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन के दौरान भारत का आर्थिक पिछड़ापन बहुत बढ़ गया था। अतः कांग्रेस ने प्रारंभ से ही भारत के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए लड़ाई प्रारंभ की थी। जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उस समय से ही स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी पूंजी और स्वदेशी उद्योगों के विकास को
प्रोत्साहित किया। कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया, जिससे स्वदेशी उद्योग, कुटीर उद्योग लघु और मध्यम उद्योगों के रूप में विकसित किए जा सके। इसीलिए स्वतंत्रता के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना स्वतंत्रता आंदोलन की देन है। इसे कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में पहले ही स्वीकार कर लिया था कि जो बहुत बड़े मूलभूत उद्योग हैं उनकी स्थापना राज्य का दायित्व होगा। स्वयं गांधी जो है भारतीय आत्मनिर्भरता के बहुत बड़े समर्थक थे। इसी आत्मनिर्भरता के समर्थन के कारण वे बड़े और आधुनिक उद्योगों का विरोध करते थे, क्योंकि बड़े उद्योग बेरोजगारी को जन्म देते हैं। इसलिए वे लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के समर्थक थे और उनका इनमें इतना दृढ़ विश्वास था कि लघु और कुटीर उद्योगों को वे भगवान जितना ही पवित्र मानते थे। अतः आत्मनिर्भरता भी जो है स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण तत्व था।